Hello students. So in our last video we have discussed about combination of capacitors and we will start up from the early left. हम बात कर रहे थे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की कि अगर दो अलग अलग हमारे पास में कैपेसिटर्स हैं और हम उन्हें चार्ज कर लें और उसके बाद एक दूसरे के साथ उनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो किस तरह से वहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये हमें समझना है। तो द प्रॉब्लम कैन बी रिलेटेड और एडेड एज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड एनर्जी। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस in capacitors. एक और इसको नाम दिया जा सकता है लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस C1 और इसके लिए एक इक्वेशन लिखी जाती है Q1 इज इक्वल टू C1V1 एंड U1 इज इक्वल टू हाफ C1V1। मतलब हम ये कह रहे हैं कि जब हमने इस कैपेसिटर को Q1 चार्ज दिया, V1 वोल्टेज लगाई गई, तो इसमें इतनी एनर्जी स्टोर है। ये कैपेसिटर है, इसकी प्लेट्स के अक्रॉस V1 वोल्टेज लगाने पर Q1 चार्ज आ गया इसमें और इतनी इसमें एनर्जी आ गई। इसी तरीके से हमारे पास एक दूसरा कैपेसिटर है, इसको हमने C2 कैपेसिटेंस का मान लिया, इसको हमने V2 वोल्टेज दी और इसमें Q2 चार्ज आ गया और इसमें जो एनर्जी थी वो हाफ C2 V2 स्क्वायर। अब ये दो कैपेसिटर्स आपस में एक दूसरे के अक्रॉस जोड़ दिए जाते हैं। अक्रॉस जोड़ दिए जाते हैं का अर्थ ये हो गया कि अब ये कैपेसिटर्स इस प्रकार से जोड़ दिए जाते हैं। तो ऐसे जोड़ने पर ये कैपेसिटर मान लीजिए C1 है, ये C2 है और अब इसमें जो चार्ज है वो मान लीजिए Q1 डैश है और इसमें जो चार्ज है वो Q2 डैश है। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें ये क्लियर कट समझ में आता है कि Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस। कहने का अर्थ ये है कि जब ये कैपेसिटर आपस में कनेक्ट किए जाएंगे तो जो पहले कैपेसिटर का चार्ज है वो दूसरे में जाएगा या फिर दूसरे का पहले में जाएगा। कुल मिलाकर के जो चार्ज इनके पास था वो केवल आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम बिफोर कनेक्शन एंड टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम आफ्टर कनेक्शन शैल रिमेन सेम। तो हम वही कह रहे हैं, ये बाद वाले चार्जेस का सम है और ये पहले वाले चार्जेस का सम है, तो ये सेम आ जाना चाहिए। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया C1 V1 डैश प्लस C2 V2 डैश इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2। अब क्योंकि ये दोनों कैपेसिटर यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और कल हमने ये डिस्कस किया था कि जब कैपेसिटर्स पैरेलल में होते हैं तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है, तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं V1 डैश इज इक्वल टू V2 डैश इज इक्वल टू V कॉम फॉर कॉमन। V1 डैश इज इक्वल टू V2 डैश इज इक्वल टू V कॉम। अगर हम इस आइडिया को यहाँ पर फॉलो कर लेते हैं, V1 डैश इज इक्वल टू V2 डैश इज इक्वल टू V कॉम, तो इस आइडिया को अगर हम यहाँ प्लेस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा C1 प्लस C2 इंटू V कॉम इज इक्वल टू
C1V1 प्लस C2V, और यहां से हमें पता चल जाएगा कि कॉमन पोटेंशियल क्या होगा। यानी कि जब आप कैपेसिटर्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे फाइनली एक दूसरे के अक्रॉस, तब जो कॉमन पोटेंशियल वो अटेन करेंगे वो ये होगा। यहां से आप वर्कआउट कर सकते हैं फाइनल चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर क्या होगा, Q1 डैश इज इक्वल टू C1 इंटू वी कॉम एंड Q2 डैश इज इक्वल टू C2 इंटू वी कॉम। तो आपको अपने कैपेसिटर्स के फाइनल चार्जेस भी मिल जाएंगे और कॉमन पोटेंशियल भी मिल जाएगा। अब प्रश्न उठता है एनर्जी का। तो एनर्जी इस कैपेसिटर में अब कितनी हो जाएगी फाइनली? इस कैपेसिटर की एनर्जी होगी, अगर हम फाइनल एनर्जी को UF से दिखा दें तो वो होगी हाफ ऑफ C1 इंटू वी कॉम स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 इंटू वी कॉम स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है? हाफ ऑफ CV स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो वी कॉम आ गया है, इसमें भी वी कॉम है और इसमें भी वी कॉम है। तो अगर आप इसकी एनर्जी देखेंगे तो हाफ ऑफ C1 इंटू वी कॉम स्क्वायर, इसकी हाफ ऑफ C2 इंटू वी कॉम स्क्वायर। वी कॉम हम निकाल चुके हैं, तो अगर हम चाहें तो इसको यहाँ पर वर्कआउट किया जा सकता है हाफ ऑफ C1 प्लस C2 इंटू वी कॉम स्क्वायर, और वी कॉम स्क्वायर की वैल्यू मुझको मालूम है C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। दैट वुड बी दी ओवरऑल एनर्जी दैट आई वुड बी हैविंग। ठीक है ना? तो यहां से हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा कि टोटल एनर्जी हमारे पास क्या आएगी। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम इसको यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि अभी हमें थोड़ा और काम करना है। तो मेरे पास जो रिजल्ट निकल के आया है लास्ट में, वो निकल के आया है U फाइनल इज इक्वल टू हाफ ऑफ C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये मेरी फाइनल एनर्जी है सिस्टम में। दिस इज माई फाइनल एनर्जी। अब इनिशियली मेरे पास क्या एनर्जी है? इनिशियली पहले कैपेसिटर में एनर्जी थी C1V1 स्क्वायर और दूसरे कैपेसिटर में एनर्जी थी C2V2 स्क्वायर। तो टोटल इनिशियल एनर्जी मेरे पास कितनी हो गई? इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू U1 प्लस U2 एंड दैट इज हाफ ऑफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2V2। तो ये मेरी इनिशियल एनर्जी। तो मेरे पास दो एनर्जी के एक्सप्रेशन आ गए, एक जो कि फाइनल एनर्जी है, एक जो कि इनिशियल एनर्जी है। आई हैव टू चेक वेदर दीज टू एनर्जीज आर इक्वल और नॉट। कैसे चेक करूंगा मैं इसको चेक करने के लिए मेरे पास एक तरीका है कि मैं डिफरेंस निकाल लेता हूं। तो हम यहां पर U फाइनल माइनस U इनिशियल कर देते हैं, और U फाइनल माइनस U इनिशियल अगर आप करेंगे तो ये बनेगा हाफ ऑफ C1V1 C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। यहां पर ये थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया है, ये स्क्वायर होना चाहिए, नीचे केवल C1 प्लस C2 होगा, न्यूमरेटर स्क्वायर होगा। तो यहां पर भी न्यूमरेटर में स्क्वायर है और नीचे केवल C1 प्लस C2। वो प्रीवियस एक्सप्रेशन से रिजल्ट आ रहा है। और माइनस हाफ ऑफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर।
तो हाफ तो पूरे एक्सप्रेशन में से ही कॉमन आ जाएगा आपके पास में। और C1 प्लस C2 एलसीएम हो जाएगा। पहले वाले ब्रैकेट को एक्सपेंड कर देते हैं, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और यहां बनेगा C1 C2 V2 स्क्वायर और C1 C2 V2 स्क्वायर। ये थोड़ा लंबा जा रहा है एक्सप्रेशन, तो इसको हम यहाँ रेज कर लेते हैं, इसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर क्रॉस में चलेंगे तो माइनस ऑफ C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 C2 V1 स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन। अब इसमें से ये वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, इसमें से ये वाले टर्म्स भी कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया निकल करके, इसमें से हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। देखिए, हाफ ऑफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। एक तो हमारे पास ये टर्म कॉमन आ रहा है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2V1 V2 माइनस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, और इसमें से भी अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो आप इसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का। तो आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बनकर के आ रहा है वो ये बनकर के। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखते हैं तो इस एक्सप्रेशन में ये जो टर्म लिखा जा रहा है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, वो जो टर्म लिखा जा रहा है V1 माइनस V2 वो स्क्वायर हो रहा है, वो भी हमेशा पॉजिटिव होगा। हाफ तो नंबर है, वो पॉजिटिव है, यानी कि दिस टर्म इज ऑलवेज नेगेटिव irrespective of the values of C1 C2 V1 V2। इसका अर्थ ये हुआ कि U फाइनल माइनस U इनिशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। तो हमारा जो कंक्लूजन है वो ये है कि सिस्टम की जो फाइनल एनर्जी निकल करके आ रही है वो इनिशियल एनर्जी से हर एक स्थिति में कम ही आएगी। U फाइनल माइनस U इनिशियल इज लेस देन 0, यानी कि U फाइनल इज ग्रेटर देन U इनिशियल। ये बेसिकली डेल्टा U हो गया, और डेल्टा U का मतलब है, इसको मैं लिख देता हूं डेल्टा U। तो डेल्टा U क्या चीज हो गई, ये लॉस ऑफ एनर्जी। तो अगर हमारे पास में दो कैपेसिटर्स हैं और उन दोनों को चार्ज करके आपस में क्रॉस जोड़ दिया जाए तो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, और इस रिडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एनर्जी का लॉस होगा ही होगा। सो दिस इज डेरिवेशन, जनरली इट इज कंसिडर्ड एज अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो ये थियरी पार्ट नहीं माना जाता है। तो अगर क्वेश्चन दे दिया जाए शो दैट देयर इज ऑलवेज अ लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, तो आपको ये डेरिवेशन करना होगा, और आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि फाइनल एनर्जी इनिशियल से कम आ रही है। तो कुल मिलाकर के ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, डेरिवेशन ज़रा कम पूछते हैं क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा लंबी हो जाती है, रटने का स्कोप ज़्यादा है। तो ये देखने के लिए कि कौन इसे समझा और कौन नहीं समझा क्वेश्चन दिया जाता है। बोर्ड्स के पेपर में कई बार ये सवाल इस तरह से पूछा गया है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि क्वेश्चन है हमारा 2 कैपेसिटर्स ऑफ 10 माइक्रोफैरेड
and 20 microfarad are charged by 20 volt and 30 volt respectively. Now they are connected across each other. Find final charge on each कैपेसिटर। ये पहली बार पूछ रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस across each capacitor and loss of एनर्जी, और ब्रैकेट में लिख देते हैं इफ एनी, यानी कि अगर एनर्जी का लॉस हो रहा है तो निकालिए। अब जो लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं वो कहेंगे हाँ साहब एनर्जी का लॉस तो हमेशा होगा, तो वो निकालेंगे। और जो लोग जल्दबाजी, हेलो व्यूअर्स, तो पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया मैंने कि किस तरह से हम ये निकाल सकते हैं कि जब कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाएगा तो कितना चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, किस से किस में जाएगा, और लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा। ऑन दैट बेसिस देयर इज अ प्रॉब्लम रिटन ऑन बोर्ड। आप सभी से देखें और खुद से ट्राई करें एंड देन राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल लेट यू नो कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं है। अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी में भी इस तरह की प्रॉब्लम एक है, डेटा उसका कुछ अलग हो सकता है। मैं बता देता हूँ, एनसीईआरटी का मेरे पास जो एडिशन है उसके हिसाब से दिस इज क्वेश्चन नंबर 2.11 पेज नंबर 88, 2.11 पेज नंबर 88। ये मेरी जो पास जो बुक है पेज 88 एंड क्वेश्चन नंबर 2.11 एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 फिजिक्स क्लास 12। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और ये बोर्ड में कई बार पूछी गई है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, आप इसे खुद से सॉल्व कीजिएगा। आप फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट से करते हैं तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स ज़्यादा रिवर्स हो जाता है। तो एक सब टू यू आप कैसे करना चाहेंगे। ओके, तो अब इसके बाद में कैपेसिटर्स की 2-3 प्रॉब्लम्स और आपसे शेयर करूँगा। दे आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट to understand the concept of capacitor more deeply. अब जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि कैपेसिटर है और इसकी जो कैपेसिटेंस है वो मान लेते हैं चलिए 20 माइक्रोफैरड है, और इसके बीच में हम एक डाइइलेक्ट्रिक डाल देते हैं और इस डाइइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है वो हाफ द प्लेट सेपरेशन। अगर प्लेट सेपरेशन डी है तो इसकी प्लेट सेपरेशन हाफ है। ऐसा करने के बाद ये हमारा इनिशियल वैल्यू, ऐसा करने के बाद हमारा जो ये कैपेसिटेंस है ये चेंजेस बाय 25% हो जाता है।
तो हम कहते हैं फाइंड Q। ये हमारा आपने पढ़ा है कि कैपेसिटर में जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया जाता है तो उसकी कैपेसिटेंस बदल जाती है। तो यहाँ पर पहले हमारे पास माइक्रोफेरेड 20 माइक्रोफेरेड की कैपेसिटेंस थी, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो उससे कैपेसिटेंस 25% चेंज हो गई है। तो अब हमें क्या बताना है, ये गिवन है कि डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है वो हाफ द प्लेट सेपरेशन है। अब जब हम कह रहे हैं चेंज हुई है तो इसका मतलब है या तो वो बढ़ गई होगी या कम हो गई। कैपेसिटेंस में हमने पढ़ा है कि इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इंक्रीजेज द कैपेसिटेंस, यानी कि ये बढ़ी होगी, कम नहीं हुई होगी। तो अर्थ ये हुआ कि क्वेश्चन के अंदर हमें वो क्लू दे रहा है कि जो फाइनल वैल्यू है वो इनिशियल वैल्यू प्लस 25% ऑफ इनिशियल वैल्यू, ये वो हमें क्वेश्चन में ही बता रहा है। बस तो हमारा काम हो गया। इनिशियल वैल्यू कितनी है, वो है 20 और 25% का मतलब हो गया 25 × 20/100। तो ये 4 टाइम्स ये आ गया और 5 टाइम्स ये आ गया, यानी कि ये हो गई 25 माइक्रोफैराड। तो ये फाइनल कैपेसिटेंस हो गई हमारी, इनिशियल कैपेसिटेंस ये हो गई हमारी। अब जब हम डाइलेक्ट्रिक किसी कैपेसिटर में इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला आता है C = A∪0 अपॉन D - T + T/K। ये हमारे पास रिजल्ट होता है आफ्टर द इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। और आफ्टर द इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मुझे कितनी वैल्यू मिल रही है, 25, यानी कि मुझे ये वैल्यू मालूम चल गई, दिस इज 25। ए नहीं गिवन है, ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। D - D/2 प्लस D/2T, T के बदले D/2 डाल दिया है। तो हमारे पास क्या आ गया, A∪0/D हमने कॉमन निकाल लिया यहाँ से, 1 - 1/2 प्लस 1/2K आ गया। अब ये जो वैल्यू है यही तो A∪0/D है। A∪0/D माने कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जब उसकी प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं था, यानी कि इनिशियल स्टेट, और इनिशियल वैल्यू हमें उसने ऑलरेडी दे रखी है 20। तो यहाँ पर हमारी इस प्रॉब्लम के अंदर ये जो है A∪0/D, इसकी वैल्यू भी हमें पता चल गई, वो 20 हो गई। तो ये आ गया 20/1/2 कॉमन ले लेते हैं, 1 + 1/K = 25। तो अब आपके पास बन गया 25 × 1 + 1/K = 40। और इसको आप फर्दर सॉल्व कर दीजिए, तो फर्दर सॉल्व करके आपको K की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी आएगी वो, तो 25/K = 15 आ जाएगा, ये 25 और यहाँ चला जाएगा 15, और K = 25/50 1.66। So that is the capacitance, dielectric constant of this lamp। और K की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा ही होती है। फॉर एयर और वैक्यूम K 1 होता है। तो अगर आप कभी कैलकुलेट करते हैं और K का आंसर 1 से कम आ जाता है तो आप समझ जाइएगा कि आपने कहीं गलती कर दी है क्वेश्चन। तो फिलहाल दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, इस तरह का सवाल भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। और भी 2-3 क्वेश्चंस हैं इसमें छोटे छोटे, जैसे कि अगर मान लिया जाए हमारे पास ये एक कैपेसिटर है और इसके अंदर हमने इस तरह से एक डाइलेक्ट्रिक तो यहाँ पर डाल दिया है और एक डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर डाल दिया है। इनिशियली इसकी जो कैपेसिटेंस थी वो C0 थी, तो फाइनल कैपेसिटेंस क्या होगी, गिवन है कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और इसका K2 है, और ये जो बीच में गैप है
दोनों ने इक्वली ऑक्यूपाई किया हुआ है, या इक्वल भी दिया जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इक्वल ही होगा, ठीक है। फिलहाल हम कन्वीनियंस के लिए इक्वल मान ले रहे हैं। तो अगर यहाँ हमें करना हो तो हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, हम अपने कैपेसिटर को स्प्लिट कर देते हैं। किस तरह से? इस तरह से, एक कैपेसिटर ये हो गया और एक कैपेसिटर ये हो गया। इसके अंदर हम मान लेते हैं कि हमारे पास में K1 कैपेसिटेंस वाला है, K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला है, और इसके अंदर K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला है। तो ये हमारे पास में है। अब फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि अब इसका जो गैप ऑफ प्लेट्स है वो पहले की तुलना में आधा माना जाएगा। प्लेट एरिया अगर यहाँ पर ये था तो यहाँ भी ये है, वही प्लेट है जो मेरे पास पहले थी, यही प्लेट तो यहाँ यूज हो रही है, और यही प्लेट जो यहाँ पर थी वो यहाँ यूज हो रही है। तो अगर मैंने यहाँ पर प्लेट एरिया ए लिया हुआ था तो यहाँ भी प्लेट एरिया ए ही है, लेकिन गैप चेंज हो गया। तो अब अगर मैं इसकी कैपेसिटेंस को C1 मान लेता हूं तो C1 विल बी इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन D/2। तो D यहाँ आ जाएगा और D यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? C2 इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन D/2। तो यहाँ आ जाएगा। तो मेरे पास जो एक कैपेसिटर था अब वो दो में स्प्लिट हो गया है, और ये दोनों किस तरह के अरेंजमेंट में? सीरीज में। तो सीरीज में कैपेसिटेंस निकालने का तरीका क्या? सीरीज में कैपेसिटेंस निकालने का तरीका है वन अपॉन सी इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो अगर मैं ये वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो मेरे पास आएगा 1/C इज इक्वल टू 1/C1, उल्टा हो जाएगा, तो D/2A एप्सिलॉन नॉट K1 प्लस D/2A एप्सिलॉन नॉट K2। और इसमें से जो जो कुछ कॉमन निकाला जा सकता है, D/2A एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, तो 1/K1 प्लस 1/, ये 1/C की वैल्यू आ रही। तो C कितना आ गया? C आ गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D/2 1/K1 प्लस 1/K। नहीं, ये भी उल्टा हो जाएगा, 1/, ये भी तो उसी को करने चले जाएगा, ये हो जाएगा 2/1/K1 प्लस 1/, इस तरह। तो ये आपका फाइनल कैपेसिटेंस सिस्टम का बन करके आएगा। तो अगर इनिशियली आपका कैपेसिटेंस C था तो आप कह सकते हैं C इज इक्वल टू C0 इंटू ट्वाइस डिवाइडेड बाई 1/K1 प्लस 1/K2 आ जाएगा। इन जनरल आप ये जानते हैं कि अगर किसी मीडियम को आप इंसर्ट कर देते हैं कैपेसिटर के बीच में तो K A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आप K टोटल या K इफेक्टिव लिख सकते हैं, बाई D आता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक कैपेसिटर यही वाला लेता और सेम वैल्यू अटेन करने के लिए कोई तीसरे तरह का डाइलेक्ट्रिक इसके बीच में पूरा भर देता और इतनी ही वैल्यू प्राप्त होती जो इस समय प्राप्त हो रही है, तो उस डाइलेक्ट्रिक की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इसके बराबर आनी चाहिए। यू कैन फर्दर राइट इट इन अदर मैथमेटिकल फॉर्म एंड दैट वुड बी इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन B इंटू 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस। तो ये इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इन दिस केस है। तो ये एक प्रॉब्लम बन सकती है आपकी। इसमें हम 3 का केस भी बना सकते हैं, 4 का केस भी बना सकते हैं, अनइक्वल भी बना सकते हैं। मेथड यही रहेगा, यू हैव टू स्प्लिट योर कैपेसिटर एंड यू हैव टू पुट ऑल देम इन सीरीज। दूसरा केस, दूसरे केस में फिर से वही कैपेसिटर आपको दिया जाएगा। अब की बार हम कैपेसिटर के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक भर रहे हैं वो इस प्रकार से भर रहे हैं।
ऊपर हमारा ये डाइलेक्ट्रिक आ गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, और नीचे हमने एक और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है जिसकी वैल्यू K2। अब हम पूछ रहे हैं, बताइए भाई, अगर इसकी इनिशियल कैपेसिटेंस C0 थी विच वॉज इक्वल टू A0 ये गिवन है, तो अब कितना आएगा C फाइनल निकल करके, ये हमारा प्रश्न। अगेन यू विल स्प्लिट योर कैपेसिटर, लेकिन अब की बार की जो स्प्लिटिंग होगी वो डिवाइडिंग लाइन के हिसाब से देखना होगा। पहले हमारी जो डिवाइडिंग लाइन थी बीच में वो यहाँ आ रही थी तो ऐसे स्प्लिट करा दिया हमने इधर उधर। अब की बार डिवाइडिंग लाइन यूं आ रही है तो ऊपर नीचे डिवाइड हो जाएंगे। तो ये जब डिवीजन होगा तो ये आपके पास में एक इधर और एक इधर, इस प्रकार से दो कैपेसिटर्स बनेंगे। एंड दिस वुड बी हैविंग अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, दिस वुड बी हैविंग अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। अब की बार आप यहां ध्यान दें कि प्लेट सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा। क्या चेंज हो रहा है? प्लेट आधी हो गई। यहां पर आपकी जो ये पूरी प्लेट थी इसमें से आधा हिस्सा इस कैपेसिटर के पास चला गया और बचा हुआ आधा हिस्सा नीचे वाले कैपेसिटर के पास आ गया, यानी कि अब आपका प्लेट एरिया A/2 हो गया है। पिछले केस में प्लेट एरिया तो सेम था, प्लेट सेपरेशन चेंज हुआ था। और दूसरी बात कि यहाँ पर जो कैपेसिटर्स हैं दे आर इन पैरेलल अरेंजमेंट। पहले सीरीज अरेंजमेंट था, अब पैरेलल अरेंजमेंट। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, जैसे वही C1 C2 वर्कआउट करेंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट होता है कैपेसिटेंस के केस में उसको यूज करेंगे। तो C1 की वैल्यू अब कितनी आ जाएगी? C1 की वैल्यू आ जाएगी A/0 K1, A के बदले आएगा A/2 क्योंकि प्लेट एरिया आधा हो गया है, डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा C1 निकल। सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड आउट योर वैल्यू ऑफ C1। इसी तरीके से आप निकालेंगे C2। तो C2 कितना आ जाएगा? A/2, प्लेट एरिया आधा हो गया है, A/0 K2, सेपरेशन वही है D। और अब ये दोनों कैपेसिटर्स किस तरह से जुड़े हुए हैं? वो जुड़े हुए हैं पैरेलल में, तो पैरेलल में C1 प्लस C2 हो जाता है। तो अब आप लिखेंगे C इज इक्वल टू, ऐड कर दिया जाएगा सिंपली दोनों को, तो A/0 अपॉन 2D, ये तो टर्म दोनों में ही है तो कॉमन हो जाएगा, K1 प्लस ये आपका आंसर है। और आप देख सकते हैं कि दिस इफ आई कंपेयर इट विद, इस 2 को यहाँ पे लिख लेते हैं और इजी अंडरस्टैंडिंग। तो C को अगर मैं लिख देता हूँ A/0 K टोटल अपॉन D इज इक्वल टू A/0 अपॉन D इंटू K1 प्लस K2/2, तो ये आपके टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो K टोटल निकल जाएगा आपके पास। यानी कि जब हमने पैरेलल में जोड़ा हुआ है तो जो हमारा ओवरऑल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इफेक्टिवली वो दोनों की एवरेज वैल्यू है। इस तरह से आपको स्प्लिट करना भी आना चाहिए। यहाँ पर और कॉम्प्लिकेटेड अगर हम जाते हैं तो यह सिचुएशन दे दी जाती है, उसमें आप 3 पार्ट्स कर देते हैं। यहाँ पर आप K1 का ले लेते हैं, यहाँ K2 का ले लेते हैं, यहाँ पर K3 का। इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी वो हमें बताना है। इनिशियली C इक्वल टू A/0 अपॉन D गिवन, तो C फाइनल निकालें। यहाँ पर आपके पास में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यहाँ पर दूसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और यहाँ पर तीसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसमें K इफेक्टिव क्या आएगा वो आपके पास है। सो दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। और काफ़ी पहले अगर काफ़ी चैलेंजिंग प्रॉब्लम करने का आपका मन हो तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो आप ट्राई कर सकते हैं। उसमें इस तरफ K1 और इस तरफ K2 ले लिया गया है और C जो है वो A/0 अपॉन D है और C फाइनल क्या होगा वो बताना। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ द बिगिनर्स। तो
आप ट्राई कर सकते हैं, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो थोड़ा सा और समझ बढ़ने का इंतज़ार कीजिएगा। ये थोड़ा सा मैथमेटिकली रिगरस है, ज़्यादा रिगरस है, ये कंसेप्चुअली सिंपल है। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट फॉर द पर्पज ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब MCQs आते हैं, तो इसका रिजल्ट आपको याद होना चाहिए और दैट कैन हेल्प। तो ये कुछ कैपेसिटेंस की प्रॉब्लम थी। कैपेसिटेंस के नेटवर्क को मैंने फिलहाल ज़्यादा एक्सप्लोर यहाँ नहीं किया है। एक इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको आप ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2.25 पेज नंबर 90। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी क्रूशल एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, बट अभी हम इसको टेकअप नहीं कर रहे हैं। जो लोग करना चाहें अपनी बुद्धि से दे कैन ट्राई। जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेंगे तब मैं नेटवर्क को स्पेसिफिकली हैंडल करूंगा, और वहाँ पर मैं फिर कैपेसिटेंस वाले केसेस के भी 2-3 सवाल आपको करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।